नमस्ते। ददरा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं और स्वर संधि में हमारा अध्ययन कार्य गुण स्वर संधि पर चल रहा है। पीछे की कक्षा में हमने गुण स्वर संधि के द्वारा किस प्रकार से शब्दों का संधि किया जाता है, दो शब्द रहते हैं और उनका संधि किस प्रकार से किया जाता है, हमने गुण स्वर संधि के नियम को पढ़ा। उस नियम के आधार पर हमने 3 उप नियमों को पढ़ा। उस 3 उप नियमों के आधार पर कितनी स्थितियां बन सकती हैं, पहले और दूसरे उप नियम के आधार पर 4 स्थिति बनी है और तीसरे उप नियम के आधार पर 2 स्थिति बनी है। हमने तीनों उप नियम देखे और 4, 4, 8 और 2, 10 स्थितियों को देखा तथा प्रत्येक स्थिति के 2, 3 उदाहरणों को देखा। तो इस प्रकार से गुण स्वर संधि में हमने संधि की क्रिया को काफ़ी अच्छी तरह से देखा, पढ़ा और समझा। तो अब हम लोग गुण स्वर संधि के द्वारा कैसे, गुण स्वर संधि में कैसे शब्दों का संधि विच्छेद किया जाता है उसको देखते हैं। मेरा यह मानना है कि संधि विच्छेद की क्रिया संधि करने की क्रिया से सदैव ही थोड़ा कठिन होता है। तो आइए हम लोग गुण स्वर संधि के द्वारा संधि विच्छेद कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारी कक्षा का विषय है गुण स्वर संधि और गुण स्वर संधि में हम लोग आज देखेंगे, संधि तो हमने देख लिया है, आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, तो हम लोग संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, हम लोग इस पे काफी बात कर चुके हैं। तो आइए सीधे सीधे देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधियुक्त शब्द को उनके मूल रूप में संधियुक्त शब्द को उनके मूल रूप में अलग अलग करना ही संधियुक्त शब्द को उनके मूल रूप में अलग अलग करना ही संधि विच्छेद की क्रिया होती है या कहा जाता है। संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, तो संधियुक्त शब्द को उनके मूल रूप में अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि गुण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः को हम लोग तोड़ देते हैं, वह क्या होता है अत एंग गुणः। कहीं कहीं पर यह आद गुणः के रूप में भी लिखा हुआ है। अदेंग गुणः इसका क्या मतलब होता है, तो अदेंग गुणः अत एंग गुणः अर्थात जब अत वर्ग के वर्ण अत वर्ग कौन कौन सा है, तो अ और आ। जब अत वर्ग के वर्ण आ अपने से भिन्न गुण वाले
स्वर से मेल करते हैं तो संधि होने की दशा में संधि होने की दशा में एंग प्रत्याहार के वर्ण, तो हमने देखा था एंग प्रत्याहार के वर्ण कौन सा है, ए और ओ। एंग प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं। गुण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, अधेंग गुण अर्थात अत एंग गुण है। अर्थात क्या मतलब होता है कि जब अत वर्ग के वर्ण अर्थात अ आ का मेल अपने से भिन्न गुण वाले, अपने से असमान गुण वाले स्वर वर्ण से होता है तो संधि होने की दशा में एंग प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, ए और ओ। एंग प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं, ए ओ प्राप्त होते हैं। हमने जब इसकी परिभाषा देखी थी तो पिछली कक्षा में देखा है, तो इसमें बता देते हैं। उसमें क्या होता है, सूत्र रूप में यह होता है कि अ अथवा आ का मेल जब ई अथवा दीर्घ ई से होता है तो हमें ए प्राप्त होता है। उसी प्रकार अ अथवा आ का मेल जब उ अथवा दीर्घ उ से होता है तो हमें ओ प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्या है, अ अथवा आ का मेल जब री से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, अर प्राप्त होता है। तो चूंकि अर एक संयुक्त वर्ण है इसलिए इसकी गिनती स्वर के रूप में नहीं होती है। तो यहां तक तो क्या है, यह क्या है, यह गुण स्वर संधि का खाका है या गुण स्वर संधि का ताना बाना है। लेकिन हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसका गुण स्वर संधि से जो शब्द प्राप्त होते हैं हमें उसका संधि विच्छेद करना है। तो आइए हम लोग संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि युक्त शब्द को उनके मूल रूप में अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहा जाता है। यह तो हम लोगों ने गुण स्वर संधि के विषय में पढ़ा। आइए संधि विच्छेद के विषय में देख लेते हैं। जो गुण स्वर संधि होता है उसमें क्या होता है, तो गुण स्वर संधि में दो वर्णों का मेल होने पर एकादेश होता है। क्या होता है, एकादेश होता है। अब यह एकादेश किस किस रूप में होता है, तो एकादेश होता है गुण स्वर संधि में दो वर्णों का मेल होने पर एकादेश होता है। यह एकादेश तीन रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, तीन रूपों में होता है। कौन कौन से, पहला है ए, दूसरा है ओ और तीसरा है अर। गुण स्वर संधि में दो वर्णों का मेल होने पर एकादेश होता है। यह एकादेश तीन रूपों में होता है। किस किस रूप में होता है, ए के रूप में, ओ के रूप में और अर के रूप में। तो यहीं से हम लोग प्रथम नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या है कि जब एकादेश की क्रिया
जब एकादेश की क्रिया ए के रूप में हो, जब एकादेश की क्रिया ए के रूप में हो, तब क्या होता है? तो नियम क्या कहता है कि नियम क्या कहता है कि गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया तभी संभव है गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया तभी संभव है जब प्रथम पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो। गुण स्वर संधि में दो वर्णों का मेल होने पर एकादेश की क्रिया होती है। यह एकादेश कितने रूपों में पाया जाता है? तो 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप हैं? ए है, ओ है और अर है। तो इन 3 रूपों के आधार पर हम लोगों ने 3 नियम बना देखे हैं। आइए देखिए, यह नियम कोई पुस्तकों में लिखित नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त नियम नहीं है। यह मैंने अपने स्वयं को समझने के लिए या अध्ययन के लिए जो नियम मैंने समझा था, मैं उसी नियम को आप लोगों के सामने दे रहा हूं। आप लोग देखिए कि यह नियम कितने उपयोगी हैं समझने के लिए, समझाने के लिए, संधि की क्रिया करने के लिए, संधि विच्छेद की क्रिया करने के लिए ये नियम बहुत ही सटीक हैं। पहला नियम क्या है कि जब एकादेश की क्रिया ए के रूप में हो, तब क्या होता है कि गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया तभी संभव है जब गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया थोड़ा छूट गया है। गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ए के, यहां लिख लीजिए, ए के रूप में, ए के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो। अर्थात एकादेश क्या है? एकादेश ए है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ अथवा आ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ई अथवा दीर्घ। उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग समझ पाए होंगे कि प्रथम नियम क्या है कि जब एकादेश की क्रिया ए के रूप में हो तो गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ए के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा उत्तर पद या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो।
अर्थात एकादेश से क्या संभव है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा ई हो। अब आइए आगे देख लेते हैं। इस नियम के आधार पर इस नियम के आधार पर चार स्थितियां बनती हैं। इस नियम के आधार पर चार स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? तो पहली स्थिति होती है एकादेश ये तभी होगा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई होगा, तब ई होगा। इसको हम मिटा देते हैं। यह क्या है? प्रथम नियम कि जब एकादेश की क्रिया ए के रूप में हो, तो गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ए के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो, तब एकादेश होगा। इसको हम हटा देते हैं। इस नियम के आधार पर चार स्थितियां बनती हैं। क्या? कि गुण स्वर संधि में एकादेश तभी होगा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई हो। शब्द क्या बना? एक शब्द हम लोग देख लेते हैं, गजेंद्र। शब्द क्या है? गजेंद्र। तो हम लोगों ने इसके पहले की कक्षा में संधि विच्छेद करने के जो 5 सोपान दिए हैं, उसके आधार पर पहला सोपान क्या होता है कि हमें संधियुक्त शब्द मिलना चाहिए। यानी हमको हमारे पास पहला सोपान क्या है? तो पहला सोपान होता है, यानी यहां देख लेते हैं संधि विच्छेद के जो सोपान होते हैं, 5 सोपान कौन कौन से हैं? पहला है संधियुक्त शब्द। पहला सोपान क्या है? तो संधियुक्त शब्द। द्वितीय सोपान क्या है? तो संध्याक्षर की पहचान, यानी संधि वाले अक्षर की पहचान। तीसरा है संभावित संधिवर्ण, यानी संधिवर्ण कौन कौन से हैं उसकी हमको तलाश करनी है। चौथी स्थिति क्या होती है? शब्द पृथक्करण की स्थिति। और पांचवा सोपान क्या होता है कि हमको शब्द युग्म प्राप्त हो जाता है। यह इसकी चर्चा हम लोग 2-3 वीडियो में कर चुके हैं। पहले मैंने संधि विच्छेद करने का क्या है कि पहले हमें संधियुक्त शब्द चाहिए। तो हमारे पास संधियुक्त शब्द क्या हो गया? गजेंद्र। यानी हमारा जो पहला स्टेप है, पहला सोपान है, पहला चरण है, हम लोग उसको पा गए। अब दूसरा क्या है कि संध्याक्षर की पहचान, यानी हमको क्या करना है कि वह कौन सा वर्ण है जिसमें संध्याक्षर है, जिसमें विकार हुआ है। तो हम लोग यहां देखते हैं, और हमने बताया था कि संध्याक्षर प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः मध्य अक्षर में होता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यहां पर जे के ऊपर ए है, तो संध्याक्षर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। यानी हम लोग इसको गजेंद्र, यानी हमारा मध्य अक्षर जे हुआ। अब हम इसको लिख सकते हैं ग ज ए और नद्र, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा गज बाहर हो गया, यहाँ ए बचा और यहाँ नद्र है, इस प्रकार से। ठीक, यानी हमारा जो संध्याक्षर है वह क्या हो गया? यहाँ आकर हमारा द्वितीय चरण पूरा हो जाता है। यहाँ आकर हमारा क्या होता है? द्वितीय चरण पूरा हो जाता है, यानी संध्याक्षर की पहचान होती है। फिर यह है संभावित वर्ण या संधि वर्ण की पहचान। तो एक कब आता है? एक कब आता है?
तो ए तब आता है कि जब यहाँ चारों स्थितियां लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा। फिर ए कब मिल सकता है, ए कब मिल सकता है, तो अ अथवा दीर्घ ई हो। फिर क्या है, आ अथवा ह्रस्व ई हो और आ अथवा दीर्घ ई हो। यही चारों स्थिति एक को एकादेश के रूप में ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए को इस तरह से तोड़ेंगे, यानी संभावित संधि वर्ण में या संधि वर्ण की पहचान कैसे करेंगे कि हम लोग संधि वर्ण को, जो संधि अक्षर है उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जो शब्द अलग होते हों वह सार्थक बन जाए। अर्थात गज है, अब हम लोग ए को और यहां नद्र यहां लिखा हुआ, अब हम लोग ए को इन चारों रूप में तोड़े देते हैं। किस किस रूप में, अ धन ई, अ धन दीर्घ ई, आ धन ह्रस्व ई, आ धन दीर्घ। यही ना स्थितियां हुई। ए हमें कैसे, यहां पर ए है तो ए मिलने के चार स्थितियां, अ धन ई, अथवा अ धन दीर्घ ई, आ धन ह्रस्व ई और आ धन दीर्घ ई। यानी ए के स्थान पर हम यह चारों संधि वर्ण लिख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगी। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि शब्द पृथक्करण करते हैं, यानी ऐसे शब्द खोजते हैं कि जो पृथक होने पे सार्थक शब्द बनाए। तो बना क्या सकते हैं, बन सकता है गज और इंद्र। हम सीधे लिख दिए हैं, यानी इस गज में अ मिलेगा तो गज पूरा हो जाएगा, ए इंद्र हो जाएगा। या तो बन सकता है गज धन दीर्घ ई और नद्र इंद्र, ठीक है। तीसरी स्थिति बन सकती है कि गजाधन इंद्र, और चौथी स्थिति बन सकती है कि गजाधन दीर्घ ई और नद्र। तो हम लोग जानते हैं कि इंद्र में ह्रस्व ई हुई होता है, दीर्घ ई वाला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी यह दो शब्द युग हमारे हाथ से क्या हुए, निकल गए। तो हमने कहा था कि संधि विच्छेद करते समय जो पहली क्रिया होती है, हमें क्या होना चाहिए कि हमें शब्द का सही अर्थ मालूम होना चाहिए। तो गजेंद्र हम कब इसके कैसे पाएंगे कि हमें शब्द का सही अर्थ मिला। तो गजेंद्र माने होता है कि हाथियों का स्वामी। तो ऐरावत को हाथियों का स्वामी कहा जाता है, इसीलिए ऐरावत को गजेंद्र कहा जाता है। तो गज माने क्या होता है, हाथी। तो हमारा क्या शब्द हो गया विच्छेद कि गज धन इंद्र, गज धन इंद्र। उम्मीद है कि गजेंद्र का जो संधि विच्छेद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी हमारा जो सही संधि विच्छेद है, जो शब्द भी सही है और वर्तनी की दृष्टि से भी सही है, वह क्या हो गया, वह हो गया गजेंद्र। वह क्या हो गया, गजेंद्र। उम्मीद है कि यह संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई संशय होगी तो हम लोग फिर इसको चर्चा करें। उसी प्रकार से हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं, एक शब्द और देख लेते हैं। वह शब्द क्या है, वह शब्द हम लोग देखते हैं, हम लोग शब्द देख लेते हैं खगेश। खगेश तो हमारा संधि विच्छेद की जो प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, वह क्या है, संधियुक्त शब्द। हमें एक शब्द मिल गया, वह क्या है, वह संधियुक्त शब्द है। तो यदि शब्द संधियुक्त नहीं रहेगा तो संधि विच्छेद संभव ही नहीं है। तो पहला क्या मिल गया कि पहले हमें मिला संधियुक्त शब्द। अब दूसरा क्या है कि हम लोगों को संधि अक्षर की पहचान करना है, यानी
वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा वर्ण है, या कौन सा अक्षर है जहां संधि की क्रिया हुई, तो वह प्रायः मध्य में होती है, अर्थात वह कहाँ हुआ, के साथ में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, खगेश, इस प्रकार से लिख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, तो संधि अक्षर और हम लोग अलग कर लेते हैं, ख, ग और ए और स। तो हम लोग संधि के नियमों से देख सकते हैं कि क्या ख और ग के बीच कोई अंतः क्रिया होकर के ख और ग के मेल से क्या कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ख और ग का मेल हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो कोई विकार नहीं होगा। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाता है खग, उसके बाद ए और स, यही ना हुआ। यहां तक समझने में किसी को कोई संशय तो उम्मीद है नहीं होगी। अब आइए हम लोग इसको फिर तोड़ लेते हैं। यहां खग है, अब ए को हम लोग फिर 4 रूपों में तोड़ लेते हैं। क्या है, अ धन ई, अ धन दीर्घ ई, आ धन ई, आ धन दीर्घ ई, और यहां क्या है, यहां है स। ए इन चारों रूपों में आ सकता है, ए बराबर चारों है, तो यहां हमने ए के स्थान पर चारों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब इन सभी की सहायता से हम लोग एक सार्थक शब्दयुग्म ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या हो सकता है, सीधे लिख दे रहे हैं, खग धन ईस, फिर है खग धन ईस, फिर है खगा धन इस, और फिर है खगा धन ईस। तो अब यहां पर हम लोगों को वर्तनी के हिसाब से देखना है। तो वर्तनी के हिसाब से ह्रस्व ईस वाला, ह्रस्व ई वाला ईस गलत है, तो यह दोनों शब्द युग्म हट गए। फिर है कि मैंने फिर कहा था कि संधि विच्छेद करते समय हमें क्या आवश्यक है, हमें शब्द का सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए। तो खगेश किसको कहते हैं, खगेश का मतलब होता है पक्षियों का राजा, पक्षियों का स्वामी। इसको किसको कहा जाता है, गरुड़ को कहा जाता है। खगेश गरुड़ का एक पर्यायवाची है, यानी खगेश क्या है, गरुड़ का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है पक्षियों का राजा। तो खगा शब्द जो है वह पक्षी को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमारा सही शब्द युग्म क्या हुआ, खग और ईस। तो हमारा इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि खगेश का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह खग और ईस होता है, खग और ईस होता है। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं, अधिक नहीं। हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं। वह शब्द क्या है, वह शब्द है रमेंद्र। वह शब्द क्या है, रमेंद्र। तो हमने संधि विच्छेद की तरफ पहला कदम बढ़ाया। कौन सा कदम, कि संधियुक्त शब्द। हमको संधियुक्त शब्द प्राप्त हो गया, यानी हमारे पास वह शब्द मिल गया जो क्या है, जो है संधियुक्त। दूसरा क्या है कि हमें संधि अक्षर की पहचान करना है, अर्थात कौन सा संधि अक्षर है। तो हम देखते हैं यहां में संधि अक्षर है, तो हम इसको क्या लिख ले, रम और एंद्र। अब हम ए को संभावित इन चारों रूपों में तोड़ लेते हैं। रम, अब यहां पर है अ धन ई, अ धन दीर्घ ई, आ धन ई, आ धन दीर्घ ई और नद्र। अब हम लोग
इन चारों युग्मों के आधार पर सही शब्द युग्म बनाने का प्रयास करते हैं। तो रम और इंद्र, फिर बना रम और दीर्घ इंद्र, फिर बना रमा और इंद्र, फिर बना रमा और दीर्घ इंद्र, दीर्घ ई और इंद्र। तो हम लोग जानते हैं कि इंद्र शब्द जो होता है वह ह्रस्व ई के साथ होता है, तो दीर्घ ई वाला जो युग्म है वह स्वतः ही हट जाएगा। फिर है रमेंद्र, किसको कहते हैं? तो रमा धनेन्द्र, यानी जो रमा के मालिक हुए, अर्थात भगवान विष्णु का नाम है रमा धन इंद्र। तो क्या बन जाएगा हमारा सही शब्द युग्म? क्या हुआ? रमा धन इंद्र, यानी रमेंद्र का जो संधि विच्छेद सही हुआ वह क्या हुआ? वह रमाधन इंद्र हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को संधि विच्छेद करने की यह विधि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इसी विधि से करिएगा, काफी समय भी बचता है और काफी समझ में भी ये विधि आती। आइए अब हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम देख लेते हैं, संधि विच्छेद करने का नियम दूसरा। गुण स्वर संधि में, यानी नियम दूसरा कब है? कि जब एकादेश की क्रिया ओ के रूप में है। तो गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया, गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ओ के रूप में तभी संभव है गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ओ के रूप में तभी संभव है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ अथवा दीर्घ ऊ हो, अर्थात एकादेश ओ के रूप में तब होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन हो? अ अथवा आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? उ अथवा दीर्घ ऊ। नियम दूसरा क्या कह रहा है कि गुण स्वर संधि में एकादेश की क्रिया ओ के रूप में तभी संभव है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ अथवा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ अथवा दीर्घ ऊ। अर्थात एकादेश तो कब होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ अथवा ऊ हो।
इस नियम के आधार पर फिर 4 स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? 4 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सा? यानी ओ के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? अ धन उ, अ धन दीर्घ उ, आ धन ह्रस्व उ, आ धन दीर्घ उ। उम्मीद है कि यह सब प्रक्रिया आप लोगों को समझने में कोई भी संशय नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। क्या करते हैं कि कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए उदाहरण देख लेते हैं। कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं। कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं। वह कौन कौन से शब्द हैं? तो शब्द है जैसे अरुणोदय। शब्द क्या है? अरुणोदय। तो हम लोग संधि विच्छेद करने का जो प्रथम चरण है, संधि विच्छेद करने का जो प्रथम इस सोपान है, प्रथम स्टेप है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक संधियुक्त शब्द हो गया। संधियुक्त शब्द क्या हो गया? अरुणोदय। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है कि हमें संधि अक्षर की पहचान क्या करनी है। तो संधि अक्षर हमने बताया था कि संधि अक्षर प्रायः मध्य अक्षर में होता है, यानी वह अक्षर जो विकार के फलस्वरूप बना है। संधि अक्षर कौन कौन सा कौन होता है कि वह अक्षर या वह वर्ण जो विकार के फलस्वरूप बना है। तो यहाँ कौन सा बना है? रो है, रो है, यानी मध्य में है। तो यह क्या हो गया? अरु, फिर रो दय, यानी हमारा संधि अक्षर क्या हो गया? रो हो गया। तो हम लोग फिर इसको और अलग कर लेते हैं। अरु, र, ओ और दय। तो हम लोग देखते हैं कि रु और ड़ में कोई भी संधि की क्रिया नहीं होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सभी नियम स्पष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ड़ को बाहर कर लेते हैं, यानी बना क्या? अरुण, ओ और दय। यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई भी संशय होगा। अब आइए हम लोग ओ के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं। अरुण, यहाँ ओ है, ओ के स्थान पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? और यहाँ है दय। तो यहाँ लिख सकते हैं अ धन उ, अ धन दीर्घ उ, आ धन ह्रस्व उ, आ धन दीर्घ उ। यह समझ में आ रहा है ना कहाँ से मिल रहा है? हाँ, तो इसमें कोई समस्या। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं चारों स्थितियों के आधार पर ये जो आगे पीछे वर्ण या जो आगे पीछे शब्द बचे हुए, शब्दांश बचे हुए हैं, हमको क्या करना है? हमको इन्हें सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है? सार्थक शब्द बनाना है। तो देखते हैं कौन सी स्थिति बनती है। तो पहला जो जोड़ा बनता है, क्या बनता है? अरुण धन उदय। अब इसमें भी नहीं कोई क्रिया कर देंगे। अरुण धन उदय। फिर दूसरा हुआ अरुण धन उदय। तीसरी स्थिति क्या बनी? अरुणा धन उदय। चौथा स्थिति बनी क्या या युग बना? अरुणा धन
उदय। तो हम लोग जानते हैं कि उदय का मतलब होता है उगना। तो उदय जो है वह इस दीर्घ उ वाले वर्तनी के साथ गलत है। तो क्या हुआ कि दीर्घ उ वाला हम लोग काट दिए। हमारे पास केवल 2 ही शब्द युग्म बचा। तो हम लोग जानते हैं कि अरुण जो होता है वह क्या होता है, अरुणोदय किसको कहते हैं, तो जो सूर्योदय के पहले लालिमा धाई रहती है उसी को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। अर्थात अरुण का उदय हो रहा है, यानी अरुण कौन है, सूर्य का सारथी है। तो वह अरुणा नहीं है बल्कि वह अरुण है। तो हमारा क्या सही शब्द होगा, अरुण धन उदय। तो अरुणोदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह अरुण धन उदय होता है। क्या होता है, अरुण धन उदय होता है। उसी प्रकार से आइए हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है जैसे महोत्सव। महोत्सव तो हमारा संधि विच्छेद करने का पहला सोपान क्या है कि संधि युक्त शब्द हमें मिल गया। अब हम देखते हैं संधि अक्षर की पहचान। तो यहां मध्य में हो, यानी मैं हो तो सौ। ठीक, अब मैं और है को अलग कर लेते हैं। तो यहां क्या बचा, ओ सौ। यहां तक समझने में किसी को कोई संशय नहीं होगी। हम लोग है हो को अलग कर लेते हैं। अब क्या बनता है, मह ओ के जगह पर अ धन उ, अ धन दीर्घ उ, आ धन उ, आ धन दीर्घ उ। यही ना बना। अब आइए हम लोग शब्द युग्म बनाते हैं। तो पहला क्या हुआ, मह धन उत्सव। तो मह कोई अर्थ नहीं बता रहा है, तो यह क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा क्या है, मह धन उत्सव। तो दीर्घ उ से उत्सव नहीं लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। तीसरा क्या है, महाधन उत्सव। और चौथा क्या है, महाधन दीर्घ उ उत्सव। तो दीर्घ उ वाला उत्सव गलत है, यह भी गलत हो गया अभी। तो सही क्या हुआ, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, महाधन उत्सव। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग इसका प्रयास करिएगा। हम आइए तृतीय नियम को देख लेते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग संधि विच्छेद करने का जो तृतीय नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कक्षा काफी लंबी हो जा रही है, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चला जा रहा है। तो संधि विच्छेद करने का तृतीय नियम क्या है कि गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि में एकादेश अर् के रूप में, गुण स्वर संधि में एकादेश अर् के रूप में तभी संभव है जब गुण स्वर संधि में एकादेश अर् के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण
अथवा आहो, अथवा आहो तथा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या आदि वर्ण री हो, अर्थात एकादेश कब अर होगा? एकादेश अर कब होगा? कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? अ अथवा आ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? री हो। तो हमारे पास कौन कौन सी स्थिति बनती है? तो इस नियम के आधार पर दो स्थितियां बनती हैं। इस नियम के आधार पर दो स्थितियां बनती हैं। पहला कौन सा है? अर तब होगा जब अ तथा री का मेल हो, या अर कब होगा? जब आ तथा री का मेल हो। अर कब होगा? कि जब अ तथा री का मेल हो, और अर कब होगा? जब आ तथा री का मेल हो। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गुण स्वर संधि में एकादेश अर के रूप में तभी संभव है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री हो, अर्थात एकादेश अर के रूप में तब होगा। इस नियम के आधार पर क्या होता है? तो इस नियम के आधार पर दो स्थितियां बनती हैं। क्या बनती हैं? दो स्थितियां बनती हैं। इसको हम मिटा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है देवर्ष। तो हमने जो इसके पूर्व के वीडियो में दूसरा ट्रिक बताया था कि प्रायः जिन शब्दों के अंत में रतु, रण और रस के रूप में हो वहां गुण स्वर होता है। किस रूप में? तो रतु, रण और ऋषि माने रसी, इस रूप में हो। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रायः गुण स्वर होता है। और खैर हम लोग गुण स्वर संधि होता है। हम लोग जब सभी संधियों को पढ़ लेंगे तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि गुण स्वर संधि। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को संधि वर्ण देखना है। तो यहाँ र है तो किस रूप में आएगा? अर के रूप में। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हमको क्या करना है? हमको देवर्षि का संधि विच्छेद करना है। तो हमको यहाँ देव, धन, ऋषि, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी संशय नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अर के रूप में ये इसको हमको लिखना है। तो अर के रूप में क्या कैसे आएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप हटा देते हैं। जैसे हमको संधि किसका करना है? हमको संधि नहीं, संधि विच्छेद।
हमको देवर्ष का संधि विच्छेद करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या एकादेश हो रहा है, तो यहाँ पर एकादेश अर हो रहा है। यहाँ पर एकादेश क्या हो रहा है, अर हो रहा है। तो हमारा संधि वर्ण क्या है, यहाँ एकादेश क्या हो रहा है, संधि वर्ण क्या है हमारा अर। तो अर क्या है यार, एक संयुक्त वर्ण है। क्या है यह, एक संयुक्त वर्ण है, यानी यह दो वर्णों यानी अ स्वर और र व्यंजन का क्या है, यह अ स्वर और र व्यंजन का मेल है। तो क्या है, अरे एक संयुक्त वर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संधि वर्ण दो में आएगा। किस में आएगा, संधि वर्ण दो में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं देव व और र इस प्रकार से, और हम लोग सी को अलग कर देंगे। सी को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी अर को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यानी संधि वर्ण बीच में है व और र, यही ना हुआ, व और र। अब हम लोग देखते हैं इसको दे व अ और र और सी इस रूप में अलग कर देते हैं। अब वह को बाहर कर लेते हैं, यानी देव अर और सी। उम्मीद है कि इनको समझने में कोई संशय नहीं रहा होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमको देवर्ष का संधि विच्छेद करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में दूसरा जो ट्रिक बताया था कि आधार है और तू, आधार है और आधार है और जहां सी आएगा वहां पर गुण स्वर संधि होगा। और गुण स्वर संधि में क्या होगा कि अर एकादेश होगा। अर क्या है, अर एक संयुक्त वर्ण है, यानी अर में अ स्वर है, र क्या है, व्यंजन है। र तो हमें समझ में आ रहा है, र तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ क्या मिल जा रहा है। और अ क्या है, अगले क्या है, अगले व्यंजन वर्ण के साथ है, यानी हमको अगले व्यंजन वर्ण को भी क्या करना है, स्वर रहित कर देना है। तो हमारे पास दे हुआ, वह यहाँ है और आधार है, इसको वापस यहाँ ले लेते हैं, सी को अलग कर देते हैं। अब वह को भी क्या करते हैं, स्वर रहित कर देते हैं, यानी अर अलग कर देते हैं। तो ये स्टेप आ गया। अब वह को अलग कर दिए, अर आ गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया देव, अर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अधन री अथवा आधन री, यही लिख सकते हैं, और सी। अब शब्द युग्म बनाते हैं। तो पहला कौन सा युग्म बनता है, देव धन ऋषि। दूसरा शब्द मन क्या बनता है, देवा धन ऋषि। तो हम लोग जानते हैं कि देवा शब्द कोई नहीं होता है, देव ऋषि, यानी जो देवताओं में ऋषि होते हैं, नारद भगवान को देवर्षि कहा जाता है। तो क्या हुआ कि देवधन ऋषि, देवर्ष का क्या हुआ, सही संधि विच्छेद हुआ। चूंकि यह थोड़ा कठिन है, आइए इसको एक उदाहरण से हम लोग और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है महारण, एक शब्द है महारण। महारण शब्द किसको कहते हैं, कि जो बहुत बड़ा ऋण होता है, जैसे माता पिता या गुरु का ऋण होता है, उसे क्या कहा जाता है, महारण कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक में भी क्या है, यहाँ आधार है, अड़ है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। और गुण स्वर संधि में न तो यहाँ ए आ रहा है न ओ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ अर का एकादेश है। तो आइए हम लोग अर को अलग करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं महर, हाँ र यहाँ आ गया तो ठीक है, महर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं मैं है अर अड़, यानी हम लोग क्या करते हैं, है को भी अलग कर देते हैं। अब क्या बना, मह अर और र। उम्मीद है यहां तक समझने में कोई संशय नहीं होगा।
अब आइए फिर इसको हम लोग और अलग करते हैं। मह अर को क्या लिख सकते हैं? अ धन री और आ धन री और शब्द क्या बना? पहला हुआ मह धन ऋण, दूसरा हुआ महाधन ऋण। तो हम लोग जानते हैं कि महाऋण किसको कहा जाता है? कि जो ऋण सबसे बड़ा होता है, जो ऋण सबसे बड़ा होता है उसको महाऋण कहा जाता है, यानी महाऋण कहा जाता है। महाऋण का संधि विच्छेद क्या हो गया? महाधन ऋण। आइए एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अर आता है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। तो एक शब्द को हम लोग और देख लेते हैं। वह शब्द क्या है? वह शब्द है ग्रीष्मार्तु। वह शब्द क्या है? ग्रीष्मार्तु। तो यहाँ देखिए ऋतु आधार है और तू वाला है, तो क्या हो गया? यहाँ पर भी गुण स्वर संधि हुआ। आइए इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो यह क्या हुआ? ग्रीष्म और ऋतु। इसको अलग से, हाँ इसको अलग तरीके से देखते। अब हमको चूंकि र मिलता नहीं है, यहाँ भी इसी प्रकार से किए होते हैं तो थोड़ा और आसानी हो जाए, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ अर आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे ग्रीष्म अर और तू। यहाँ पर क्या हो गया? ग्रीष्म अर को हम लोग दो रूप में तोड़ देंगे, अधन री और आधन री। यहाँ पर क्या है? तू। अब हम इसका शब्द को बनाएंगे तो क्या होगा? ग्रीष्म धन ऋतु, दूसरा हुआ ग्रीष्मा धन ऋतु। तो चूंकि ऋतु ग्रीष्म ही होता है इसलिए ग्रीष्मा वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो ग्रीष्मार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ग्रीष्म धन ऋतु होता है। उम्मीद है कि यह संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करके उसको संधि विच्छेद करिए। कोई संशय होगी तो आप लोग बेहिचक किसी भी माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहले स्वतः करने का प्रयास करिए। तो गृह कार्य संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए। तो हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला है योगेंद्र, दूसरा है रितेश, फिर है तीसरा है यथेष्ट, चौथा है धरेश, पांचवा है सर्वोपरि, छठा है जलोर में, सातवां है यथोचित, आठवां है महोष्मा, नौवां है गंगोर में,
10वां है महर्षि। 11वां है राजर्षि। 12वां है कण्वर्षि। 13वां है सुधेंदु। और 14वां है अंत्येष्टि। तो यह सभी जो शब्द दिए गए हैं वह सभी गुरु स्वर संधि के हैं। आप सभी लोग इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद करने का प्रयास करिए। कोई संशय होती है किसी भी माध्यम से आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से या नंबर है उसको नोट कर लीजिए। नाइन 9838118555। इस पर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों चलता है। इस पे आप लोग अपना उत्तर, अपना कोई भी समस्या हो इस पे आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यथासंभव आप सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।